आपण सांगा बरं फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या पढ़ा था ट्यूब ऑफ फोर्स पढ़ा था और कुछ और वो नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया वो पढ़ा था और क्या पढ़ा था इतना ही पढ़ा था। यहाँ तक कुछ हुआ था यहाँ मतलब हमने देखा था वो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ठीक है। नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया इज नथिंग बट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके। अब हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने वाले हैं। अब ये जो नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स है ये नॉर्मली किसी एरिया से जितनी पास होती है नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इंटेंसिटी से किस तरह से रिलेटेड हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे है ना। क्या मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना फ्लक्स जनरेट होता है ट्यूब ऑफ फोर्स निकलते हैं। अब ये जो ट्यूब ऑफ फोर्स है ये किसी एरिया से एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल रहे हैं। क्या मैं कहूँ हमने क्या किया आपण काय केलं एक मोठासा बॉल घेतला आणि त्या बॉल मध्ये काय केलं पाणी भरलं क्लियर। एक बॉल हमने ले लिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया पानी भर दिया ओके। तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। अब मुझे इस जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मैंने क्या किया ये बॉल में पानी भरा था ना तो ये पेन लिया लेट से और इस पेन से उस बॉल में होल कर दिया। क्या मैं को ये पेन को कुछ तो भी एरिया है पर्टिकुलर है ना इस वजह से इस बॉल को ये होल हो गया। मैंने क्या किया पेन लिया ओके तो चाकू जैसा इसके अंदर घुसेड़ दिया तो एक इतना एरिया इसका फट गया है ना। ये एरिया था डीएस। इस वजह से क्या हुआ ये बॉल के अंदर पानी भरा हुआ है वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। क्या मैं कहूँ ऐसा करने से क्या बॉल के अंदर का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा कि कुछ रहेगा अंदर कुछ रहेगा अंदर है ना। ऐसा कितने लोगों को मानना है। अच्छा मुझे बताओ ऐसा क्यों कहा कुछ पानी रहेगा क्योंकि सर वो साइड में हाँ वो साइड में देखो है ना वो साइड में है ये इतना पानी तो रह जाएगा ना है कि नहीं। और इतना पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा या तो नीचे स्टोर करो या तो उसको ऐसा कुछ तो भी करना पड़ेगा। सिंपल बात है ना कॉमन सेन्स आहे ना ये। मग आपल्याला माहित आहे की इथं तेढ होल केल्यामुळे काय होणार आहे पाणी तर नेहमी असंच पडत राहील इथून खाली खाली है कि नहीं। पानी तो ऐसे ही गिरते जाएंगे इसमें से नीचे नीचे है ना। ये होल करेंगे तो अब हुआ क्या यही होल अगर यहाँ पे होता था तो क्या होता था पूरा पानी है ना। ये होल अगर इसको नॉर्मली इस जगह पे होता था तो यहाँ से पूरा पानी निकल जाता था है कि नहीं। जब हम इस बॉल को टेढ़ा करेंगे तो क्या मैं कहूँ हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें से भी पानी ऐसे ही निकले लेकिन निकलेगा क्या नहीं। तो इसको जब ये नॉर्मली निकलता है तो क्या मैं कहूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेट्स से आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इमेजिन करो। ये हो गया एरिया हमारा डीएस एरिया था ना। इसमें से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से फ्लक्स बाहर आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है फ्लक्स। तो क्या मैं कहूँ यहाँ पर ये छोटा सा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डीएस हुआ ये कि नहीं। इस केस में क्या मैं कहूँ इस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में है ना। लेकिन फ्लक्स तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये कंपोनेंट हमारे लिए मैटर करेगा। तो एट एन एंगल थीटा में ये फील्ड जा रही है। क्या मैं कहूँ तो थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होती है कॉस। तो क्या मैं कहूँ यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट ई ना रहते हुए ई कॉस थीटा रहेगा है ना। तो देखो ये क्या होगा यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स क्या होगा ई कॉस थीटा डीएस। समझ में आएगा ये ई कॉस थीटा डीएस ओके। अब ये हर बार एक्यूरेट फार्मूला रहेगा ये वाला रहेगा हर बार या ये वाला हर बार पानी क्या कोई गारंटी है कि हर बार छेद ऐसी तरह से होने वाला है और पानी निकलने वाला है कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसकी है इसकी देखो कैसे गारंटी है
जैसे ये एंगल के ऊपर डिपेंडेंट कहा, यहाँ पे ये एंगल के ऊपर डिपेंडेंट कहा, अगर मैं कहूँ इस केस से ये केस डिराइव की जा सकती है। कैसे? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही थी, छेद भी ऐसे हो गया। क्लियर? तो दोनों के डायरेक्शन एक ही हो गए, तो एंगल कितना हो गया? एंगल रहा ना रहा ऋषिकई। So can I say that here? Can I say that angle theta is equals to 0? है ना? अब ये वाले फॉर्मूला में, है ना, इसमें डाल के देखो, ये डायग्राम 1 है और ये डायग्राम 2। ओके, सो इन डायग्राम 1 क्या मैं कहूँ थीटा इक्वल्स टू 0, so cos 0 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आएगा? इक्वेशन 1 बिकम्स डी फाई इक्वल्स टू ई इंटू cos थीटा की जगह पर 1 इंटू डी एस। तो ये क्या आएगा? डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस। क्या मैं कहूँ ये इस फॉर्मूला से हम ये वाले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे कोई भी चीज डिराइव की जा सकती है। तो इसको ज्यादा प्रिफर करेंगे, इसको इस वाले को। ओके, तो ये हुआ ओरिजिनल, मतलब इससे हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? और ये था फैक्ट। हमने हमारा जो इक्वेशन निकला उसको फैक्ट से मैच करके देखा, क्या दोनों चीजें एक जैसे निकली, मतलब हमने जो डेरिवेशन किया वो कैसा है? बराबर है। क्लियर? समझ में आया? चेक करके देखना ऐसा अपना बराबर है कि नहीं। बराबर निकला मतलब सही है, क्योंकि हमें ये बात तो पता थी कॉमन सेंस से कि अगर उसको नीचे से होल कर देंगे तो पूरा पानी गिर जाएगा, खाली हो जाएगा वो। क्लियर? लेकिन क्या ये इस फॉर्मूला से वो डिराइव होता है? अगर इस फॉर्मूला से डिराइव होता नहीं था तो किसको गलत मानते थे? इसको कि उसको? इसको गलत मानते थे, क्योंकि फैक्ट कभी गलत नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा ना, ये फैक्ट कभी गलत नहीं होते। डेरिवेशन गलत हो सकता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आते हैं, दिमाग लगता है। सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, कई बार दिमाग गड़बड़ी कर देता है ना। क्लियर? अगर हमारा एक्सप्रेशन रियलिटी से मैच करता है तो एक्सप्रेशन सही है, रियलिटी तो सही रहती है ना। रियलिटी तो रियलिटी है। क्लियर? समझ में आया क्या? ये समझ में आया। अब देखो, ये बात हुई थी छोटे से फॉर्मूले। क्या मैं कहूँ मुझे ये पूरे इसका पानी बाहर निकालना, हम सब जगह पे अगर मैं ऐसे गड्ढे कर दूं, वॉल ही फोड़ दूं पूरा सब साइड से, तो मेरा जो टोटल फ्लक्स रहेगा, टोटल फ्लक्स क्या रहेगा? क्या रहेगा टोटल फ्लक्स? इंटीग्रेशन, है ना। ये था ना। अब इसको हटा दो, ये तो सिर्फ केस 1 के लिए था। ओके, क्या मैं कहूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइव इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा डीएक्स। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया? ये रहेगा मेरा टोटल फ्लक्स। अब देखो क्या होता है कि एरिया से फ्लक्स निकल रहा है, तो इसकी जो डेंसिटी आएंगी वो एरियल डेंसिटी आएंगी, है ना। तो क्या मैं कहूँ अब फ्लक्स डेंसिटी किसको बोलेंगे? फ्लक्स जितने एरिया से निकल रहा है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट क्या बोलेंगे? नहीं, फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी पढ़ते थे ना हम लोग, वॉल्यूम डेंसिटी क्या थी? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। चार्ज की एरियल डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। ओके, देन उसके बाद में हमने चार्ज की एरियल डेंसिटी हुई, तो उसके बाद में अगर हमने चार्ज की लीनियर डेंसिटी देखी तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, है ना। चार्ज की वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया ना? ये होता है फ्लक्स डेंसिटी, क्या होती है? फ्लक्स अपॉन एरिया। क्लियर? चलो नोट कर लो। समझ में आए क्लियरली? ट्यूब ऑफ फोर्स समझा? चलो अब हम देखेंगे, है ना। लक्ष्य देखने, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, शांति, एक युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज एक ट्यूब ऑफ फोर्स काय करते? इमिट करते, आणि त्या ट्यूब ऑफ फोर्सला काय म्हणायचं? ट्यूब ऑफ इंडक्शन। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? एक ट्यूब ऑफ फोर्स को इमिट करता है, उसे क्या कहेंगे? ट्यूब ऑफ इंडक्शन। ओके, अब हम ट्यूब ऑफ इंडक्शन की बात करेंगे। क्या हुआ? ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पासिंग थ्रू गिवन एरिया, लेट से वही हमारा बॉल ले लिया हमने, उसके अंदर पानी भर दिया,
और उसको होल कर दिया। उसकी रेडियस लेट से हम ले रहे हैं आर, कितनी ले ली रेडियस आर। तो इसका जो ट्यूब ऑफ इंडक्शन है वो क्या आएगा, ट्यूब ऑफ इंडक्शन आएगा क्यू अपॉन इसका एरिया। क्या है एरिया, 4 pi square. ट्यूब ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू नॉर्मली पासिंग थ्रू गिवन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है, ये आएगा ट्यूब ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। सो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करता हूं कि इसको इप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करता हूं, इप्सिलॉन से डिवाइड करता हूं। क्या क्या, कुछ भी नाही, कशाला गेले रिकामे काम, हे रिकामे काम कामात असतात। इप्सिलॉन म्हणजे माहिती आहे सर्वांना, इप्सिलॉन क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट ए, क्लियर। अब ये ऐसा करने के बाद में क्या हो गया, देखो इप्सिलॉन इनटू Q अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन आर स्क्वेअर। याला कुठेतरी पाहिल्यासारखं वाटते, बस स्टँड रेल्वे स्टँड का मिळेल, वेरी गुड। ये क्या है, इंटेंसिटी है। सो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, तो क्या मैं कहूँ, क्या आएगा ये Epsilon E cos theta. Q अपॉन 4 पाय आर स्क्वेअर था ना वो, सो Q अपॉन 4 पाय आर स्क्वेअर इज नथिंग बट इप्सिलॉन इनटू ई। बोल सकते हैं ना, है ना। ट्यूब ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट इप्सिलॉन इनटू कोई डाउट है, समझ में आया, फिजिक्स इजी है, ये लिख लो। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ओके देखो समजलं काय, यालाच आपण इप्सिलॉनने मल्टिप्लाय केलं, इप्सिलॉनने डिवाइड केलं, नंतर रिअरेंजमेंट केली आणि यालाच उचलून असं ठेवलं। घरचे करता की नाही असं, आहे की नाही, म्हणजे आपल्या घरी पाहुणे येतात है ना, आपल्याही पाहुण्यांना पैसे देते, पाहुण्याच्या मुलाला, मग पाहुण्याचा मुलगा पाहुण्या तेच आपल्याला देते आणि आपल्याही आपल्याकडून ते पैसे परत घेऊन येते। ओके असं सेम सेम आहे, असं आहे, क्लिअर। सेम आपण काय केलं, पाहुण्याच्या मुलाला पैसे दिले आपल्या आईने, आहे ना, त्याने त्याच्या आईला परत करून टाकले, बरोबर। मग आता पैसे बरोबर, पाहुणा आणि पाहुण्याला मिळालेले पैसे पाहुण्याच्या आईला, पाहुण्याच्या आई आपल्याला देऊन टाकले, इक्वल, बरोबर, हिसाब बराबर, समझ में आया। सेम आता नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, बर है ना, बर पहा इकडे नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ओके हा, शांती शांती शांती, बस झाला आता, आता हे रिअल लाईफ स्टोरी चालू होऊन जातात। सो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन काय आहे, काय म्हणू मी, हे जे नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन आहे ना, ओव्हर, आता हे आपण जे शिकलो होतो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जर मी म्हटलं याला, या बॉलला एक छोटस होल करून टाकलं, मग नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मला जर ओव्हर एरिया डीएस काढायचा आहे, तर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओव्हर एरिया डीएस काय ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होतं है ना। आता आपण असं काढू, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इप्सिलॉन ई होतं, है ना। मला काय काढायचं आहे की टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन काय काढायचं आहे, टोटल सगळ्याच्या सगळ्या एरियावर, हे तर छोट्याशा एरियावर झालं ना। मग आता टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन काढण्याकरता मी काय केलं, याला होल करून टाकलं एरिया डीएस। तसंही काढता येतं ना आपल्याला, या बॉल मध्ये पाणी भरायला जरुरी की पूर्ण बॉलला फोडून टाका तुम्ही, थोडस होल केला तरी पाणी बाहेर निघते ना, है ना, फक्त जास्त वेळ लागेल, थोडं काय होणार आहे, नाही की नाही, समजलं, टीएन ई आहे ना, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, हे होतं इप्सिलॉन ई, आहे ना। आपण काय केलं, छोटासा एरिया केला, तो एरिया काय घेतला, डीएस, काय घेतला, डीएस। मग टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओव्हर एरिया डीएस, हे जर आपल्याला काढायचं छोट्याशा एरियामधून त्याला इंटिग्रेट करावं लागेल, आहे की नाही। आता एक गोष्ट, काही इंटेन्सिटी नेहमी सरळच राहील,
नाही, हे जर ऍट अन अँगल थिटा असली तर ई कॉस थिटा नाही. म्हणून मी काय म्हणू शकतो, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शनला इप्सिलॉन ई डीएस न म्हणता इप्सिलॉन ई कॉस थिटा डीएस म्हणतो. तो अगर बिगडेल निखिल, ठीक आहे, दिलं मग. समजलं कोमल मॅडम? सोपं आहे की नाही? नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन आहे आपण आता शिकलो थोड्या वेळात पहिले, है ना. पाहुण्याचे पैसे अपने पैसे, बरोबर. आता तेच आपण काय केलं, वही हमने क्या किया, अब हमने टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकाला, है ना. लेकिन हम ऐसा नहीं निकाल सकते ना, बिना होल के पानी कैसे निकालेंगे. तो हमने क्या कर दिया, उसको एक चाकू घोप दिया, उसके अंदर से पानी निकल रहा है अभी. ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी लेना हर बार सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे में से बहुत लोग, सबके सब लोग एक जगह पे चाकू मार सकते हैं क्या? नहीं. कोई एंगल में अगर वो सीधा ना रखते हुए थोड़े एंगल में बैठ गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो इसलिए हमने उसको ई इंटेंसिटी ई ना लेते हुए ई कॉस थीटा लिया, ई का कोसाइन कंपोनेंट ले लिया. समझ में आया? ई का कॉम्प्लीमेंट्री साइन कंपोनेंट ले लिया, ई कॉस थीटा. ओके, और जितने एरिया पे भूखा था वो एरिया भी. तो क्या हम कहेंगे, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, TNER, total normal electric induction over the closed surface, or the total surface or the closed surface is equals to integration of epsilon E cos theta ds, है ना. रिमेम्बर दैट इप्सिलॉन की जगह पर अगर किसी ने इप्सिलॉन 0 के लिखा तो भी बराबर ही रहेगा. ओके, समझ में आया क्या? और कभी कभी अगर कोई बोल देता है कि K इक्वल्स टू यूनिटी है फॉर एयर और वैक्यूम, तो ये इप्सिलॉन नॉट ई कॉसाइन थीटा डीएस रहेगा, कॉस थीटा डीएस रहेगा. क्लियर? इजी है कि फिजिक्स इजी है, इसको पढ़ो, इसको अपन अभी यूज करेंगे. पढ़ो.